शिक्षा वह शेरनी की दूध है। शिक्षा वह शेरनी की दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना ही ज़्यादा दहाड़ेगा। सो हेलो एवरीवन, जय जोहार। मैं हूँ डीएस टेकम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुड एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, साइंस के बायोलॉजी टॉपिक में से कोशिका के अध्ययन को लेकर हमारा ये दूसरा वीडियो है, दूसरा चैप्टर है। इससे पहले हमने एक चैप्टर बना दिया है जिसमें हमने कोशिका का संपूर्ण इंट्रोडक्शन दिया था। कोशिका क्या है, कोशिका का खोज किसने किया था, सारी चीज़ें। तो हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि कोशिका क्या है। इसके बाद हम कोशिका को पूरे डिटेल से, पूरे बारीकी से और जीरो लेवल से हम अध्ययन करेंगे। अगर साइंस में किसी को काका गागा भी नहीं आता होगा तो उसको भी साइंस अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि कोशिका क्या है। तो कोशिका का हमने परिभाषा बताया था कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्या बताया था? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इंग्लिश में इसे सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बताया था। इसके बाद कोशिका की खोज किसने किया था सर्वप्रथम? तो एक रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1665 में कोशिका की खोज किया था और इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। तो जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका की खोज किया था और यह किसमें किया था? बैक्टीरियन सेल में किया था। बैक्टीरियन सेल की खोज किया था और ये कब किया था? 1674 में जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया। इसके बाद 1838 और 1839 में दो वैज्ञानिक थे, एक स्वान था और एक स्लीडन था। एमडी स्लीडन और थ्योसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? कोशिका के अध्ययन के बाद उन्होंने अपना कोशिका के एक सिद्धांत दिया था जिसे सेल थ्योरी कहा गया था। और इसमें उन्होंने क्या किया था कि इस धरती पर प्रत्येक जीव, इस धरती के प्रत्येक जीव किसी बने हैं? कोशिका से ही मिलकर के बने हैं, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो। तो धरती का प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बने, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो। और इन्होंने ये भी कहा था कि कोशिका जीवन की इकाई है। क्या कहा था? कोशिका जीवन की इकाई है कि फिर कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। क्या? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। इस तरीके से फिर जब इनसे पूछा गया कि स्लीडन और स्वान से पूछा गया कि ठीक है, कोशिकाओं से मतलब धरती का कोई भी जीव या कि जितने भी जीव हैं धरती के अंदर वो सभी कोशिका से मिलकर के बने हैं। तो आप ये बताइए कि कोशिका किससे मिलकर के बना है? तो स्लीडन और स्वान ने इसका आंसर नहीं कर पाते, बल्कि इनको कहना था कि कोशिका अचानक से ही बन जाते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी बिना किसी माध्यम से कोशिका अचानक से बन जाए। तो फिर एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में अपना उन्हीं के सिद्धांत को मॉडिफाई करके अध्ययन करके उन्होंने बताया था कि नई कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से होता है, अर्थात नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्तित कोशिका से होता है। और उन्होंने अपने बुक, जिस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया, और उसमें उन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या कहा था? ओमनी सेलुला ई सेलुला, अर्थात प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्तित कोशिका से होता है, यानी कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से होता है। तो यहाँ तक हमारा अध्ययन था और ये वीडियो का पहला भाग था। अब हम दूसरा भाग में देखेंगे कि कोशिका को बहुत ही बारीकी से समझेंगे कि जब पहला कोशिका बन जाता तो कैसे कोशिका का विभाजन होते होते 2 कोशिका बनते, 3 कोशिका बनते, फिर लाखों मिलियंस में कोशिका बनते और पूरे एक एनिमल्स का निर्माण हो जाता है, एनिमल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद अपन ये भी देखेंगे कि कोशिका कितने टाइप्स हैं, कोशिका कितने प्रकार होते हैं, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, एक कोशिकी क्या है, बहुकोशिकी क्या है, और इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या इनके उदाहरण हैं। इन चीज़ों को भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम कोशिका को एक बार फिर से यहाँ पे परिभाषित कर लेते हैं। तो कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। हमने इसके बारे में पहले वीडियो में बताया था कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या कि फिर यूनिट ऑफ बॉडी, ये भी कह सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कोशिका लिखा है, फिर एरो बनाया, फिर ऊतक बनाया, फिर यहाँ पे अंग बनाया है, अंग तंत्र बनाया है, और यहाँ पे शरीर यानी कि बॉडी। तो देखो क्या होता है, हमने बताया था यहाँ पे कि जो शुक्राणु और अंडाणु के बारे में बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एक भ्रूण बन जाता है, भ्रूण के बाद एक कोशिका बनता है, फिर एक कोशिका से यहाँ पे 2 कोशिका का विभाजन होता है, 3 कोशिका का विभाजन होता है, फिर कैसे कैसे ये एक तरीके से फुटबॉल जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और पूरे 9 मंथ के बाद एक बेबी का फॉर्मेशन
हो जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बताए थे। तो यहाँ पे कैसे, जब कोई भी चीज़ दो अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं तो एक कोशिका का निर्माण होता है। क्या होता है? एक कोशिका का निर्माण होता है। अब एक कोशिका का निर्माण होने के बाद जब ये कोशिका विभाजन होता है तो इस तरीके से यहाँ पे गुच्छा बन जाता है, इस तरीके से, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू। इंग्लिश में टिश्यू और हिंदी में उत्तक बोलते हैं। तो एक कोशिका बनता है, एक कोशिका जब कोशिका विभाजन होते होते इस तरीके से एक गुच्छा का निर्माण हो जाता है यहाँ पे, जिसे हम टिश्यू और उत्तक बोलते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे उत्तक मिल करके एक अंग का निर्माण कर देते हैं। क्या? अंग का निर्माण कर देते हैं। क्या? अंग का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे शरीर में देखेंगे, ब्रेन है, यहाँ पे लीवर है, पेट है, स्टमक है, ये सब क्या है? हमारे शरीर के अंग हैं। और यहाँ पे एक कोशिका से जब कोशिका विभाजन होता है तो उत्तक बनता है। जब उत्तक, बहुत सारे उत्तक मिलकर के एक अंग का निर्माण कर देते हैं। मैंने बताया ब्रेन, स्टमक और भी चीज़ें हैं, वो अंग का निर्माण कर देते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे अंग मिलकर के एक अंग तंत्र का निर्माण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अंग तंत्र। जैसे हमारे यहाँ पे श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया। इस तरीके से बहुत सारे अंग मिलकर क्या करते हैं? अंग तंत्र का निर्माण कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, मुख गुहा हो गया, ग्रसनी हो गया, ग्रासनली हो गया, अमाशय हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पाचन तंत्र का। इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर और भी बहुत सारे तंत्र पाए जाते हैं। तंत्र का मतलब इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं। तो बहुत सारे अंग मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर के एक शरीर का निर्माण कर देते हैं। क्या? एक शरीर का निर्माण कर देते हैं। और ये सभी अंग तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? हमारे शरीर के अंदर। देखो, इस तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र और बहुत सारे तंत्र हैं, स्केलेटन सिस्टम, ये सही मिलकर हमारे शरीर का निर्माण कर देते हैं। बहुत सारे तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण कर देते हैं। एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि कोशिका के समूह को अपन उत्तक कहते हैं, उत्तकों के समूह को अपन अंग कहते हैं, और अंगों के समूह को अपन अंग तंत्र कहते हैं, और अंग तंत्रों के समूह को अपन शरीर कहते हैं। फिर यहाँ पे हमने परिभाषा दिया है कि कोशिका का समूह उत्तक कहलाता है। क्या कहा है? कोशिका का समूह उत्तक कहलाता है। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू। क्या? ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो इसे इंग्लिश में आप इस तरीके से यहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं। आप देखेंगे साथियों कि हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं पाया जाता है, और बहुत से लोगों के मन में कुछ इस तरीके के सवाल उठते होगा कि हमारे शरीर में कितने कोशिकाएं पाए जाते हैं। तो साथियों, हमारा ये शरीर मिलियंस कोशिका से मिल करके बना है, और डेली के लाखों कोशिका मरते हैं और लाखों कोशिका बनते हैं। तो इस तरीके से हम इसे काउंटिंग नहीं कर सकते कि हमारे शरीर के अंदर कितने कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, कुछ कोशिकाओं को छोड़ करके सभी कोशिकाओं का एक जीवन काल होता है, लाइफ स्पेन होता है। क्या? जीवन काल होता है, लाइफ स्पेन होता है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ब्लड सेल के अंतर्गत आपके यहाँ पे लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स, इन सभी का अपना एक जीवन काल है। यहाँ पे आरबीसी को देखेंगे तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, और 120 दिन के बाद आरबीसी क्या करता है? प्लीहा में जा करके इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आरबीसी का आत्महत्या की थैली कहा जाता है कि इसको, प्लीहा को, या कि फिर स्प्लीन को। तो यहाँ पे आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाता है। और हमारे शरीर में बहुत सारे जो बाहरी एरिया के जो कोशिका हैं वो मृत होते हैं, और जब वो कोशिका मृत हो जाते हैं तो हमारे शरीर को ऑटोमेटिकली वो अलग हो जाता है, छोड़ देता है। आप देखेंगे हमारे शरीर की जो स्किन होता है, हमारे चमड़ी होता है, जो कोशिका होता है, जो खराब हो जाता है तो ऑटोमेटिक शरीर से बाहर हो जाता है। और जो हमारे शरीर के आंतरिक भाग की जो कोशिका बनते हैं और डेथ होते हैं, तो जो हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका मरता है उसको क्या करता है? लाइसोसोम खा जाता है। क्या करता है? लाइसोसोम उसे खा जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि हमारे आंतरिक मध्य कोशिका को लाइसोसोम खा जाता है, और हमारे शरीर के अंदर साफ सफाई का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। कौन करता है? लाइसोसोम। तो साथियों, अब हम आगे देख लेंगे यहाँ पे कोशिका के प्रकार, कि कोशिका कितने प्रकार का होता है। टाइप ऑफ सेल। क्या? टाइप ऑफ सेल। तो हमने यहाँ पे पहले लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो इनका मतलब क्या है दोस्तों? तो क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? यह ज़्यादा विकसित नहीं होता है। क्या? ज़्यादा विकसित नहीं होता है, और यह सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है यह विकसित होता है, वेल डेवलप्ड होता है, और यह पादप और जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, इसे एक कोशिकी बोलते हैं और इसे बहुकोशिकी बोलते हैं। एक कोशिकी यानी कि यूनिसेलुलर या कि फिर एक सेलुलर कह सकते हैं, और बहुकोशिकी मतलब मल्टी सेलुलर या कि फिर
हाँ मल्टी सेलुलर कहेंगे इसको, बहुकोश को क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर। यहाँ पे देखेंगे जो ये प्रो है, प्रो का मतलब होता है प्राथमिक, इसे प्राथमिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीमेटिव। क्या बोलेंगे, प्रीमेटिव। प्रो का मतलब प्राथमिक, इंग्लिश में प्रीमेटिव। और यहाँ पे देखेंगे यू है, यूकैरियोटिक। तो यू का मतलब क्या होता है, विकसित, और इंग्लिश में वेल डेवलप्ड। क्या बोलेंगे, वेल डेवलप्ड। ये कि फिर सत्य, ट्रू, इसे अपन सत्य और ट्रू भी कह सकते हैं। तो और फिर बाकी यहाँ पे देखेंगे जैसे प्रो का मतलब प्राथमिक और यू का मतलब विकसित, वेल डेवलप्ड। फिर यहाँ पे क्या आता है, कैरियोट। क्या, कैरियोट। और कैरियोट इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कैरियोट। कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक, और केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। जैसे आप देखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, क्या हमारे शरीर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा मस्तिष्क करता है। हमारे मस्तिष्क पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो इसी तरीके से तो कैरियोट का मतलब क्या होता है, केंद्रक, और यह कोशिका को नियंत्रण करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, कैरियोट। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, एक कोशिकी। तो इसका मतलब क्या होता है, जो एक कोशिका से मिलकर बना हो। क्या, एक कोशिका से मिलकर बना हो उसे हम एक कोशिकी बोलेंगे, या कि फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे। और जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना है उसे हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक। क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक, या कि फिर बहुकोशिकी। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है, एक कोशिकी क्या है और बहुकोशिकी क्या है। तो एक कोशिका से मिलकर के बना है उसे क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका, या कि फिर एक कोशिकी। और ये प्रोकैरियोटिक एक कोशिकी किसमें पाया जाता है, यह सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। क्या, सूक्ष्म जीवों में। प्रोकैरियोटिक कोशिका ज़्यादा विकसित न होने का यह सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। अब सूक्ष्म जीवों का मतलब जैसे अमीबा, पैरामीशियम, एग्लिनास, और यहाँ पे कवक होते हैं, और प्रोटोजोन, और नील हरित शैवाल, साइनोजिमाडु, ये सभी क्या है, एक सूक्ष्म जीव हैं। हम इसको साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, हमें किसी न किसी यंत्र की जरूरत पड़ेगी। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम इन सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं, जिनको अमीबा, पैरामीशियम, एल्गिना, प्रोटोजोन, इन सभी को। तो ये सभी किस में आते हैं, आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आते हैं। इसका हमने यहाँ पे उदाहरण भी लिखा था, है ना। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक का उदाहरण क्या है, नील हरित शैवाल। क्या, नील हरित शैवाल सबसे बड़ा उदाहरण है प्रोकैरियोटिक का। आप ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसको आप लोग याद रखिए, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। बल्कि हाल ही के एग्जाम में भी, पुलिस के एग्जाम में ये नील हरित शैवाल के बारे में पूछा गया था कि प्रोकैरियोटिक का उदाहरण कौन सा है। तो ये ऑप्शन में था नील हरित शैवाल। इसे इंग्लिश में ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसका शॉर्ट फॉर्म है BGA। ठीक है। इसके बाद दूसरा है यहाँ पे साइनोजिमाडु, साइनोबैक्टीरियाज। क्या, साइनोजिमाडु, दूसरा उदाहरण साइनोजिमाडु, साइनोबैक्टीरियाज। इसका नील हरित का नाम ही दूसरा है साइनोजिमाडु। अब यहाँ पे देखेंगे यूकैरियोटिक का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है। तो पहला है पादप कोशिका। पादप कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लांट सेल। क्या बोलते हैं, प्लांट सेल। पादप कोशिका इंग्लिश में प्लांट सेल बोलते हैं। दूसरा है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका को इंग्लिश क्या बोलते हैं, एनिमल सेल। क्या बोलते हैं, एनिमल सेल। ये ऐसे सेल हैं जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना है, और वेल डेवलप्ड कोशिका है, अच्छे से विकसित कोशिका है। हम लोगों को देखो, हम लोग अच्छे से विकसित हैं, या हम लोग एक एनिमल यानी कि जंतु कोशिका में आते हैं। पादप कोशिका में यानी कि पेड़ पौधों के बारे में होता है, तो पेड़ पौधे वेल डेवलप्ड हैं, ये पादप कोशिका के अंतर आता है। और जितने भी एल्बम हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जीव हैं जो गति कर सकता है, वो जंतु कोशिका में आता है। तो ये यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है पादप कोशिका, और यहाँ पे जंतु कोशिका। यहाँ पे देखेंगे कि कोशिका के प्रकार में पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो ये क्या है, कोशिका के सब टाइप्स है। क्या है, सब टाइप्स है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। हम कोशिका के बारे में और डिटेल से अध्ययन करेंगे कि जंतु कोशिका क्या है और पादप कोशिका क्या है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया और हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप सभी को जोहार। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।